नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटेरिया पर। हम इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 17 आपको बता रहे हैं, कंप्लीट जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी। मैं दे रहा हूँ लेक्चर। इसमें हमारा चैप्टर 17 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना। इसमें लोकपाल और लोकायुक्त हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हमने पढ़ लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें। हरियाणा पीसीएस के फॉर्म आ गए हैं, कल नोटिफिकेशन 17 तारीख को आ चुका है। 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक फॉर्म हरियाणा सिविल सर्विसेज एक्जीक्यूटिव ब्रांच, ये पीसीएस का उसका है नाम, तो वो फॉर्म निकल चुके हैं। 121 वैकेंसी आई है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसमें हम स्वीडन के अम्बुड्समैन के बारे में पढ़ रहे थे कि उसको अवगत कराता है। कुल मिलाकर अम्बुड्समैन के बारे में पढ़ा था ना, स्वीडन की अम्बुड्समैन प्रणाली। कुल मिलाकर हम क्या कहें कि स्वीडन की कुल मिलाकर स्वीडन की अम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित, मतलब सारी बातें करने के बाद एक ये निचोड़ लिखना कि कुल मिलाकर स्वीडन की अम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। अब इस विशेषताओं को मैं बताऊंगा। विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हैं स्वीडन की अम्बुड्समैन संस्था की कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता। कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता। और दूसरा जो इनका विशेषता है, शिकायतों का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ रिसर्च करना, अनुसंधान। देखिए सारी बातें जो हमने पढ़ी थी स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्थाओं के बारे में, हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण लेक्चर भारतीय संविधान का, चैप्टर 17, लोकपाल और लोकायुक्त। तो ओम्बुड्समैन वही होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ओम्बुड्समैन संस्था की जो है कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता मिलती है और शिकायतों का निष्पक्ष, मतलब बिना किसी पक्ष के, एकदम निष्पक्ष, फेयर और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, अनुसंधान। और क्या होता है विशेषता, स्वतः अनुसंधान, अपने से रिसर्च करता है। क्या करते हैं, स्वतः अनुसंधान शुरू करने की शक्ति, अपने से अनुसंधान शुरू करने की शक्ति मिलती है। और क्या मिलता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस धीरे धीरे रीड कर जाएंगे। प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुंच, प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुंच हो जाती है। और क्या विशेषता है, कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार। क्या होता है, कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार। ये विशेषताएं देखिए, जितनी बातें हमने कल पढ़ी थी उसका निचोड़ अगर देखें तो स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सॉरी, कुल मिलाकर स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की विशेषताएं क्या है, कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता, शिकायतों का निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ अनुसंधान, स्वतः अनुसंधान शुरू करने की शक्ति,
प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुंच और कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार। और प्रेस तथा अन्य जगहों पर इसके कार्य प्रणाली को भारी प्रचार मिलता है, भारी प्रचार मिलता है। और शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष, सरल, अनौपचारिक और सस्ता, देखिए ombudsman जो प्रणाली हमारी है अनौपचारिक और सस्ता और त्वरित, त्वरित मतलब तुरंत, जल्दी जल्दी कार्य को हो जाते, त्वरित कार्य कर, ठीक है। शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष, सरल, अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित कार्य पद्धति, ये सारे हैं कि स्वीडन की ombudsman संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता मिलती है, शिकायतों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ अनुसंधान होता है, स्वतः अनुसंधान शुरू करने की शक्ति मिलती है, प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुंच होती है, कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार मिलता है, प्रेस और अन्य जगहों पर इसके कार्यप्रणाली को भारी प्रचार मिलता है, और शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष, सरल और अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित कार्य पद्धति होती है। कौन सी? ombudsman संस्था स्वीडन की। अब भारत में क्या स्थिति है, ये तो बाहर की स्थिति हमने समझी, भारत में क्या स्थिति है लोकपाल की? तो भारत में क्या होता है कि भारत में, स्वीडन का तो हमने समझ लिया, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की शिकायतों, नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए क्या व्यवस्था है बताइए? आप लोग पढ़े हैं पहले से। निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत, वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत भारत में भ्रष्टाचार पे नियंत्रण और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? निम्न चीजें सम्मिलित हैं, निम्नलिखित सम्मिलित है। अब हम बताएंगे क्या क्या सम्मिलित है पॉइंट वाइज। भारत में जो स्थिति देखे ombudsman की हम, तो क्या है? सबसे पहला है लोक सेवक जांच अधिनियम। क्या है? लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, पहला ये व्यवस्था। वैधानिक संस्था जो है, फिर भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है 1860 की, ये न्याय दिलाती है, ये आपको संतोष दिलाती है कि हम एक संस्था हैं, हम वैधानिक और संस्थागत ढांचा हैं कि जो आपको भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनेगी। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो सीबीआई का था, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान
1941, ठीक है। और 4th पॉइंट है दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम। देखिए, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। और 5वां क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये सारे के तहत सीबीआई के गठन में हमने पढ़ा। इन चीजों के भ्रष्टाचारों के लिए उनके ऊपर एक संस्था का गठन किया गया, वही तो थी हमारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ध्यान लगाइए, जो हमने बताया था आपको, इन्हीं संस्थाओं के लिए भ्रष्टाचार के निवारण के लिए गठन किया गया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का, उसकी जांच के लिए कि आप पहले जांच कीजिए, उसको समझिए, फिर इसकी रिपोर्ट दीजिए केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार बताएगी राज्य सरकार को या इनकम टैक्स को कहेगी, वो वहां पे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। वो आपके सिर्फ सीबीआई का काम क्या है? उसको रेकी करना, उसको सिर्फ देखना और रिपोर्ट जुटाना। और छठा जो हमारे पास ये ढांचा है, जांच आयोग अधिनियम। कौन सा? जांच आयोग अधिनियम 1952। ये भी है हमारे पास। और 7वां जो हमारे पास है संस्था, ये सब नागरिक सेवाओं के लिए, नागरिक शिकायतों के लिए है और भ्रष्टाचार में नियंत्रण के लिए। ध्यान रखिएगा, क्या? अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी भर्तियां करती हैं इन्हीं सेवाओं के लिए। आचार नियमावली, इनके आचार की नियमावली, आचरण कैसा करते हैं, इसी को बोलते हैं आचार। 1968, इसके तहत भी भ्रष्टाचार पे और नागरिक शिकायत के निवारण के लिए कार्य करते हैं। तो ये सारी संस्थाएं हैं, ये सारे क्या हैं? ढांचा है, संस्था है, वैधानिक संस्थाएं हैं। और 8वीं जो हमारे पास संस्था है, केंद्रीय सिविल सेवा। केंद्रीय सिविल सेवा का फॉर्म को भरते हैं ना, इसमें भी आचरण की नियमावली पढ़ाई जाती है, आचार नियमावली। इसकी कितने साल में है? 1964। 1964। भारत में जो स्थिति है ombudsman की, लोकपाल की, लोकायुक्त की, भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित सम्मिलित है ढांचे कि लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 है, भारतीय दंड संहिता 1860 है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941 है, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, उसके बाद जांच आयोग अधिनियम 1952 है, अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968 है और केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964 है। रेल सेवाएं हैं, कौन सी है? देख लीजिए, ये सब पब्लिक के लेजर के लिए, पब्लिक के सुख के लिए, पब्लिक के आराम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए बनी, जो भी उनको दिक्कत ना हो। तो रेलवे सेवाएं आचार, इनका आचरण का नियमावली बना है। आचार विचार, तो वही आचार है, आचार नियमावली 1966। ये इनके भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भारत भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए ये संस्थाएं सारी बनी हैं, किसी भी तरीके से कार्य करती हैं। रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, तो ये सारे ढांचे बनाए गए, संस्थागत वैधानिक ढांचे बनाए गए हैं। और उसके बाद क्या बनाए गए हैं?
मंत्रालय, देखिए कहाँ कहाँ से शिकायतों का निपटारा आप कर सकते हैं, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में अब ऐसी जगहों पे क्या निगरानी संगठन बनाए गए, विजिलेंस इसी को बोलते हैं, कि इनके भी विजिलेंस होते हैं हर डिपार्टमेंट का, जैसे मंत्रालय का, विभाग का, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय के और लोक उपक्रमों में भी निगरानी संगठन बनाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो आप नहीं कर रहे हैं, किसी कर्मचारी का अहित तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बनाते हैं। 11वां पॉइंट हमारे पास क्या है, सीबीआई है हमारे पास, देखिए ये भी है इस संस्थान में, सीबीआई है 1963। और क्या है 12 नंबर पे हमारे पास है सीवीसी है, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन 1964। इसी तरह तमाम प्रकार के हमारे पास संस्थाएं हैं जो, और यहाँ पे देख लीजिए फिर से 13वां नंबर यहाँ पे आपको बता देते हैं। 13वें नंबर पे है स्टेट विजिलेंस कमीशन, एसवीसी मतलब राज्य सतर्कता आयोग, ये 1964 केंद्रीय सतर्कता आयोग है 1964, और राज्य सतर्कता आयोग भी 1964 है। राज्य के सतर्कता के लिए, जांच के लिए, उनके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, जांच करने के लिए। केंद्र में लोकपाल है हमारे, जैसे वहां ओम्बुड्समैन था स्वीडन में, तो इस तरह केंद्र में लोकपाल है हमारे, जिसको बोलते हैं आप ओम्बुड्समैन। जैसे स्वीडन में हमने ओम्बुड्समैन के बारे में पढ़ा, वैसे हमारे यहाँ भी लोकपाल है। और राज्यों में लोकायुक्त है, केंद्र में लोकपाल है और राज्यों में लोकायुक्त है। यही तो हमारा टॉपिक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इसको भी बोलते हैं ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन, ये भी राज्य में है। और क्या हमारे पास जो ढांचा है वैधानिक और संस्थागत, उसमें राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो है, राज्यों में स्टेट में भी। केवल केंद्र में भ्रष्टाचार की संस्थाएं नहीं है, राज्य में भी भ्रष्टाचार की संस्थाएं हैं। राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, राज्य के भी ब्यूरो हैं, हर स्टेट में भी है। 16वां है राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया। हमारे पास 26 संस्थाएं हैं। इसके बाद हम ओम्बुड्समैन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, मैं समरी दे देते हैं, धीरे धीरे ही हम लेक्चर को लेके चलेंगे, इतना एक से सारा नहीं पढ़ा लेंगे। आपकी समझ भी बढ़नी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। देखिए जो लेक्चर हम दे रहे हैं ये विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। हड़बड़ी में लेक्चर हम नहीं देते हैं, हम एक ही चीज़ को समझाते हैं। देखिए जैसे हमारा आज का जो टॉपिक अब चल रहा है लोकपाल, यहाँ देखिए ध्यान से, और एवं लोकायुक्त। क्या चल रहा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो इसमें कुल मिलाकर हम कहेंगे स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित विशेषता है कि कार्यपालिका की कार्रवाई स्वतंत्रता, शिकायतों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ अनुसंधान, स्वतः अनुसंधान शुरू करने की शक्ति, प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुंच और कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार, प्रेस और अन्य जगहों पर इसमें कार्य प्रणाली को भारी प्रचार मिलता है और शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष, सरल, अनौपचारिक, सस्ती और त्वरित कार्य पद्धति। और भारत में अगर स्थिति को देखें हम ओम्बुड्समैन की, ये तो स्थिति थी स्वीडन में,
स्वीडन की स्थिति हमने चर्चा की। अब भारत में स्थिति अगर देखें हम ओम्बुड्समैन की, तो भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, इंडियन पेनल कोड 1860, SPE 1941, DPSA 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन 1964, केंद्र में लोकपाल यानी अम्बुड्समैन और राज्यों में लोकायुक्त, ये भी अम्बुड्समैन, और राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। ये सारी संस्थाएं जो हैं ये भारत में स्थिति को बताती हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है। आज का लेक्चर यहीं तक है। वैकेंसी अपडेट आप देख लीजिए। आज की वैकेंसी अपडेट में है HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सिविल सर्विसेज एक्जीक्यूटिव ब्रांच 121 पोस्ट, PCS फॉर्म एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर से इसके फॉर्म फिलअप होंगे और 11 Feb 2024 को इसका PT एग्जामिनेशन होगा। हमने कम्युनिटी में इसकी PT की डेट, एग्जामिनेशन की डेट, फॉर्म की डेट, मेंस की डेट सब कुछ हमने अपनी कम्युनिटी में डाल रखी है फॉर्म के लिए। और 11 Feb 2024 को ही UPPSC RO का भी एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। RO तो एक्सपेक्टेड डेट है, अभी सब कैलेंडर आ जाएगा। इसकी कैलेंडर तो कंफर्म हो गया हरियाणा BCS की, UPPSC कैलेंडर आ जाएगा, उसका भी RO का डेट कंफर्म हो जाएगा। तो इसको फॉर्म को देख के भरिएगा। दोनों डेट क्रैश हो रही है मेरे ख्याल से, अभी कंफर्म होगा तो। एक और महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है, UGC ने एक ऐसा प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को कि 6 सालों के बाद आफ्टर 6 इयर्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पूरा सिलेबस चेंज होगा। क्या होगा? UGC नेट JRF का पूरा सिलेबस चेंज होगा। 83 सब्जेक्ट्स के लिए होता है, 83 सब्जेक्ट्स का जितना भी नेट JRF का पेपर होगा अगले साल से 2024 जून साइकिल के जो नेट JRF के पेपर होंगे उसमें 6 साल बाद लगभग ये पूरा सिलेबस फिर से नया आएगा। उसको संस्था चाहे जो भी एग्जाम कराए, NTA ही कराए, लेकिन UGC का ये प्रपोजल आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, अप्रूव हो जाएगा तो UGC अपने सिलेबस को नेट और JRF के बदल देगी। 6 साल तक ये सिलेबस चला है, 6 साल बाद UGC नेट JRF के एग्जाम जून 2024 साइकिल से नए सिलेबस के आधारित होंगे। टोटल 83 सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चरशिप एंड प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए फॉर्म ये निकलते हैं। UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो एग्जामिनेशन upcoming June cycle will be organized by a new syllabus after 6 years। एक 6 साल तक ये सिलेबस चला, 6 साल बाद इस सिलेबस में फिर बदलाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो सिलेबस बदले हैं उसके आधार पे हम UGC नेट और JRF पेपर कराएंगे, ऐसा बोला मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और इसलिए अब UGC इस पर गौर करेगी और जून 2024 का जितना भी
83 सब्जेक्ट का होगा नेट जेआर का पेपर, और नए सिलेबस से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से होगी। मैं इससे रिलेवेंट न्यूज कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी लोग को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग के जीवन में उत्साह आनंद भरे, और छठी मैया और भास्कर भगवान आपको नित्य नियमित सफलता प्राप्त कराएं। कठिन मेहनत कीजिए। हमारे चैनल का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, मतलब सिलेक्शन तक हम स्टडी करेंगे। टोटल कंप्लीट फॉर्मेट में पूरे रिसर्चल, सिंथेटिकल और वेरी लिबोरियस मॉड्यूल में हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। कंप्लीट जीस्ट आर द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी, उसको जूस के फॉर्मेट में पी जाएगी। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। एक एक बिंदु पर एक एक लेक्चर, एक एक पॉइंट पे एक एक लेक्चर, एक एक हेडिंग पे 3-3 लेक्चर भी हो जाते हैं। वो हेडिंग कंप्लीट नहीं होती हमारी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कंप्लीट हुई कई लेक्चर्स में, ombudsman में स्टेट ombudsman, सेंट्रल ombudsman दोनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे और भी लेक्चर होंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक ईयर को, एक एक हम फेनोमेनो को यहाँ पे फुल्ली डिस्क्राइब करते हैं। पूरा प्रयास करता हूँ मैं, तो कोई भी ऐसा बिंदु छूट न जाए कि यूपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। और आगामी एग्जाम देखिए कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूपी पीसीएस के फॉर्म आ जाएंगे। पहला एग्जाम आपके पास हो गया। एमपी पीसीएस की परीक्षा है 17 दिसंबर को, दोनों शिफ्ट में। ये आपके पास एग्जाम ऑलरेडी है एमपी पीसीएस। इसके बाद हरियाणा पीसीएस के फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच के आ चुके हैं। इसमें आप 11 फरवरी के लिए सज्ज हो जाइए एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आपके पास जो एग्जामिनेशन है उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस 2023 के फॉर्म भी निकलेंगे। मैं बता दूंगा जैसे ही निकलेंगे, जल्द ही निकलेंगे। उत्तराखंड पीसीएस भी 2023 लगातार 3-4 पीसीएस, और यहीं पे यूपीएससी भी आपको पेपर अब कराने वाला है अपने समय से। यूपीएससी 2024 ये भी पेपर होंगे। तो इस तरीके से काफी पेपर हैं आपके पास। यूपीपीएससी आरओ भी है, तो काफी एग्जामिनेशन आपके पास अच्छे हैं। यूपी एपीएस का एग्जाम जनवरी में है, कंफर्म हो गया है। आज का अमर उजाला पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप और भी वैकेंसी पर नज़र बनाए रखिए और गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्राइवेट में देखिए नौकरियों से निकाला जा रहा है। अभी आज ही मैंने देखा कोई मल्टीनेशनल कंपनी कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को निकालने की उसने प्रियर नोटिस दे दी है। तो इसलिए सरकारी नौकरी आप पाने का पूरा प्रयास कीजिए। कम ही नौकरी है सरकारी में, लेकिन मिलेगा तो सुकून से आप अपनी नौकरी करेंगे। बने रहिए, जमे रहिए, और आपके साथ हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटिया खड़ा है। संघर्ष के हर उस पड़ाव पर आपके साथ नित्य नियमित सदा समर्पित कॉम्पिटिया। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।